बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अब इस कहानी की नवी किस्त मुलाहिजा करेंगे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी है तो हजार शिकवे, हजार तोहमतें। जैसे ही जिंदगी पर पकड़ ढीली पड़े, जिंदगी का जिंदानी मचल उठे, तड़प उठे, हाथ बढ़ा बढ़ा कर इसे पकड़ने की कोशिश करे। इस वक्त ये भी जिंदगी के जाने के खौफ से कैसे मुसलमानों के साथ रहने पर तैयार हो गई है। हम बातें कर ही रहे थे कि बाहर चाय वाला आ गया। चाय की केतली लेते हुए मैंने इसे कहा, जाते जाते आदिल के घर में कहते जाना कि शेरू के मेहमान ने आपको बुलाया है। जी अच्छा कहकर वो बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद मैंने रेखा से कहा, चाय निकालो। चाय तो निकालूंगी, मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। इसने इस तरह कहा जैसे वो मेरी हाकम है। अच्छा बाबा, मेरे ही साथ रहना, मगर इस कमरे में नहीं। तुम्हें मैं बराबर वाले घर में ठहराऊंगा। बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही नया घर मिला मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात, इसने खुश होकर कहा। अभी हम चाय की चुस्की ले ही रहे थे कि आदिल की बीवी आ गई। भाई आपने बुलाया? वो तो है ही नहीं। मेरे बुलाने पर वो ऐसे दौड़ती हुई आई थी जैसे मेरी जर खरीद हो। इन साहिबा को तुम अपने यहाँ रख लो, ये अभी गांव से आई हैं। बाद में घर लेते ही मैं इन्हें ले जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही इसने मायनी खेस अंदाज में रेखा को देखा, फिर बोली, आओ बहन चलो। इस वक्त भी इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। शायद वो समझ रही थी कि मैं भी कोई बदकिरदार आदमी हूँ, इसलिए मैंने इसे इशारे से कहा कि वो रेखा को घर पहुँचाकर मेरे पास आ जाए। रेखा को मैंने आदिल के घर भेज दिया था। मुझे यकीन था कि आदिल की बीवी इसे संभाल लेगी। औरत की नफ्सियात औरत ही बेहतर जानती है। इस पागल लड़की को कैसे संभाला जाएगा वो खुद समझ लेगी। अभी मैं इसी बात पर गौर कर रहा था कि आदिल की बीवी वापस आ गई। इसने आते ही कहा, भाई साहब आप इसे कहाँ से पकड़ लाए? ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है। क्यों? मैंने पूछा। वो तो ऐसे बातें कर रही है जैसे आपकी बीवी हो, वो कहा लगाकर बोली। इसके ऊपर की मंजिल खाली है। मैंने अपने सर पर उंगली घुमाते हुए कहा, इस पर नजर रखना, और हाँ ये बात याद रखना कि वो मुझे हिंदू समझती है। इसके सामने मुझे आनंद बाबू कहना। किसी तरह मैं इसे इसके घर पहुंचा दूं तो समझ लो आजादी मिली। ये मेरे दोस्त की साली है। अच्छा, तो इसने गोया इत्मीनान की सांस ली। मेरी छोटी बहन रशीदा भी यही कह रही थी कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं। ये लड़की खुद ही आपके गले पड़ी होगी। मुझे इसकी बहन के कमेंट से क्या मतलब था, इसलिए जल्दी से बोला, हाँ ये एक मुसीबत में फंस गई थी, मैं वहाँ से निकाल कर लाया हूँ। आप ही सबको मुसीबत से निकालने के लिए रह गए हैं, इसने हंसते हुए कहा। दुनिया इसी का नाम है। अगर लोग एक दूसरे की मदद न करें तो ये दुनिया मसाइब का घर बन जाए। खैर तुम घर जाओ, वरना वो सोचेगी कि पता नहीं यहाँ क्या कर रही हो। मैं आते वक्त बहन से बोल कर आई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। वो भी इसी के पास बैठी थी। बहन को भी समझा देना कि वो ये राज ना खोले कि मैं मुसलमान हूँ। अरसा की दोस्ती है, इसका बहनोई भी मुझे हिंदू समझता है। मैं नहीं चाहता कि दोस्ती में रखना आए और वो नफरत पर आमादा हो जाए। मालूनों से दोस्ती में इतना आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बिजनेस में ऐसा करना जरूरी है, वरना कितने ही हिंदू हम मुसलमान ताजरों का पैसा मार कर डकार भी न लें। मैं इसे जल्द से जल्द भगाना चाहता था और वो ख्वाम गले पड़ रही थी। तंग आकर कहा कि मुझे भूख लग रही है, होटल जा रहा हूँ। अरे वाह, होटल क्यों जाएंगे? मेरे घर चलिए, रशीदा ने खाना बना लिया होगा। 2-4 लुकमे आप भी ले लीजिएगा। वो किसी तरह पीछा छोड़ने पर आमादा न थी। अकेले घर में औरत लोगों को शक में मुब्तला कर सकता था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। चल रही है ना, चलिए, इस बहाने आप हमारे यहाँ का कुछ खा भी लेंगे। असूलन तो हमें आपको मिठाई भिजवाना चाहिए था, इसने हाथ नीचा करके कहा। अब मेरी समझ में आ चुका था कि अबू मियाँ ने इसे क्यों अगवा किया था। इसीलिए तो कहते हैं कि औरत शर्मगाह में रहे तो बाहिफाजत रहती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए नामहरम था और वो मुझसे किस बेहिजाबी से बातें कर रही थी। मर्दों से ज्यादा फ्री होना ही खतरे को दावत देता है। इसकी बहुत जोर देने और रेखा के बारे में ताज़ा मालूमात के लिए मैं इसके साथ चल पड़ा। इसका घर पड़ोस में ही था, इसलिए फौरन ही पहुंच गए। अभी हम जाकर बैठे ही थे कि रेखा आदम की। इसके चेहरे पर जरा भी रंजो गम के आसार न थे। वो पूरी तरह तरोताज़ा लग रही थी। मुझे देखते ही इसने किसी तेज रफ्तार मेल की तरह बोलना शुरू कर दिया। अब बोलो, इतनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ और आप हैं अब आए हो। मेरा कुछ ख्याल ही नहीं। ये कुछ शराफत तो ना हुई? वो मुझ पर ऐसे दावा कर रही थी जैसे मैं सचमुच इसका शोहर हूँ। इसके नाजो अदा मेराज पे थे। वो अपनी कातिल अदाओं से मुझे घायल करने पर तुली हुई थी। अगर इसमें मैं जरा भी कशिश महसूस करता तो शायद मैं इस अदा पर निसार हो जाता, मगर इसकी बेहिजाबी, इसकी खुद सुपुर्दगी ने मेरे दिल में इसके लिए अच्छे ख्याल को जगह नहीं दी थी। जो बगैर सोचे समझे अपने आप को गैर मर्द के सामने पेश कर दे वो काबिले भरोसा नहीं होती। इसलिए मैं इससे भाग रहा था। मेरे चेहरे पर उभर आई नापसंदीदगी को इसने महसूस नहीं किया, मगर आदिल की बीवी ने ताड़ लिया। शायद इसलिए वो जल्दी से बोली, रेखा जी के पास कपड़े नहीं हैं। अगर आप कहें तो मैं इनको बाजार से दिला दूं, सामने ही बाजार है। मैं खुद इससे छुटकारा पाना चाहता था। फौरन बोला,
मैं इसीलिए तो आया हूँ, ये लो पैसे। कहते हुए मैंने जेब से नोटों का बंडल निकाला ही था कि रेखा ने झपट कर पूरी रकम ले ली, ऐसे जैसे इसके बाप की रकम हो। इस वक्त मैं सोच रहा था कि ये अपने मियाँ के साथ क्या सलूक करेगी। मैंने एक बात और महसूस की थी कि नोट देखकर आदिल की बीवी की आंखों में भी चमक आ गई थी। इसने ऐसी नादीदा नजरों से देखा था कि मैं बता नहीं सकता। शायद इसकी वजह हो कि इसका मियाँ एक ख्वांचा फरोश था। इसने एक साथ इतनी रकम कब देखी होगी। रकम लेकर रेखा ने आदिल की बीवी से कहा, हमीदा आपा चलिए, 2-4 अच्छी साड़ियाँ ले लेंगे। अरे भाई, इस बंडल में कई हजार रुपए हैं, इतना क्या करोगी? ऐसा करो, सिर्फ 1000 रख लो, इतना बहुत है। मैंने कहा तो वो बोली, 1000 से क्या होगा? तुम दीदी को तो 2000 की शॉपिंग कराते थे, मुझे सिर्फ 1000 की। अच्छा बाबा, ऐसा करो 3000 लेती जाओ, मगर सबका तुम अपने लिए खरीदारी मत करना, इनको भी एक साड़ी दिला देना। मैंने कहा तो वो झट बोली, ये तुम मुझे बताओगे? मैंने पहले ही सोच लिया था कि एक साड़ी इनके लिए और एक सूट रशीदा के लिए ले लेना है। वो आपसे तुम पर आ गई थी, मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा और इसे जल्दी जाने का कहा ताकि मैं जाकर आराम करूं। वो दोनों जाने के लिए उठी थी कि मैं भी खड़ा हो गया। मुझे खड़ा होते देखकर हमीदा बोली, अरे भाई साहब, आप कहाँ चले? मैंने रशीदा को कह दिया है, वो सालन गर्म कर रही है। फिर मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोली, मुगले आजम है ना, इसलिए रेखा को हटा लिया है। कलकत्ता में गाय के गोश्त को कोड नाम यानी कि मुगले आजम से पुकारा जाता था। ये मेरे इल्म में था, इसलिए मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ तो मैं बड़े गोश्त से बचने की कोशिश करता था, ये कहकर इनकार कर देता था कि ये बादी है, नुकसान का बायस बनेगा, और अब ढूंढ कर खाने लगा था क्योंकि आसानी मिल नहीं रहा था। घर का पका हुआ है ये सोचकर मैं वहीं बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि पाकिस्तान पहुंचकर गाय का गोश्त खूब खाऊंगा। वो दोनों बाहर निकल गईं, मगर रेखा फौरन ही लौट आई। इसके चेहरे पर शैतानियत खेल रही थी। इसने करीब आकर मुस्कुराते हुए नीची आवाज में कहा, मैं बहुत बुरा सलूक करूंगी अगर मेरे हक पर डाका डाला। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, वाकई इसकी बात में समझ नहीं पाया था। ज्यादा अनजान न बनो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। रशीदा बहुत खूबसूरत है, इसे देखकर तुम्हारी नीयत डामाडोल जरूर होगी। 2-4 रोज के बाद भले ही तुम इससे राब्ता कर लेना, मगर 1 हफ्ते तक तुम सिर्फ मेरे हो। इस वक्त मेरा दिल चाहा कि घुमा कर एक हाथ ऐसा दूं कि मिजाज दुरुस्त हो जाए। मुझे भी अपने भाई बंदों जैसा समझ रही थी, कमीनी फितरत की। गुस्से पर काबू पाकर सिर्फ इतना कहा, अच्छा बाबा अब तुम जाओ। अच्छा लग रहा था कि रशीदा इसी इंतजार में थी कि वो बाहर निकले तो खाना लेकर दाखिल हो। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं अंदर तक हिल गया। पता नहीं अल्लाह ताला क्या दिखाना चाहता था मुझे किस किस तरह आजमाना चाहता था। वो बला की हसीन थी, हसीन बेशुमार लड़कियां होंगी, मगर एक और बात थी जिसने मुझे लर्जा दिया था। इस लड़की में मेरी बीवी की शबाहत थी, वही ठेवड़ी, वही होंठों का कटाव, वही फूले फूले गाल, वही गोरी रंगत। अगर कुछ फर्क था तो ये कि रशीदा की रंगत कुछ दबी दबी सी थी। बर्फीले इलाके की होती तो इसकी रंगत भी खिल जाती, फिर इसकी आंखें भी मेरी बीवी से ज्यादा बड़ी थी। गोया रशीदा मेरे इम्तिहान का सवाल नामा थी, मेरी आजमाइश का सामान थी। मैंने सर झुकाकर कहा, तुम भी बैठ जाओ। वो उसी चौकी पर बैठ गई। इसकी ये अदा भी मुझे पसंद आई थी कि इसकी आंखों में हया के दीप चल रहे थे। चेहरे पर मासूमियत का परोथा लुकमा डालते हुए मैंने इसे देख लिया था। वो झुकी झुकी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी। उसे देखकर वाकई मेरे दिल में जज्बों की बिजली कड़की थी। रगों में पसंदीदगी का तूफान मचला था। दिमाग में चाहत की कोसों कज़ा जागी थी और मेरे अंदर का मर्द अंगड़ाइयां लेने लगा था, मगर मैं खामोश आ भर रहा था जो दिल से उठी और दिल में ही दम तोड़ गई। ऐसी आरोबदार हुस्न ही मुमकिन बनाती है। बास लड़कियां इस कदर हसीन, इस कदर नफीस, इतनी बावकार और कुछ ऐसा रोब हुस्न लिए होती हैं कि मर्द उनकी तमन्ना तो करते हैं लेकिन छूते हुए हिम्मत नहीं होती। वो भी ये जानते हैं कि औरत छूने ही के लिए बनाई गई है, फिर भी वो रोब हुस्न से थरथरा जाते हैं, नजर भर कर देख भी नहीं पाते। रशीदा भी हुस्न का ऐसा मुजस्समा थी कि इसके अंग अंग से रोब हुस्न फूटता था, जो पागल बनाने के लिए काफी था। यही वजह थी कि मेरी तमाम चाहते जज्बा इजहार से खाली रहीं। चाहे जाने की तमन्ना हर जवां दिल में हलकोरे लेती है। यकीनन उसके दिल में भी जज्बे की बेल परवान चढ़ने की तमन्नाई थी, मगर हालात की जकड़बंद ने मौका नहीं दिया होगा। इसका बहनोई ख्वांचा फरोश था। दीगर रिश्तेदार भी इसी कबील के होंगे। अब जो खुशहाली नजर आई है तो पेट भर कर रोटी खाने को मिली है, आसार दिखाई दिए हैं और जवान जज्बे भी उमड़ आए हैं। अब जो खुशहाल शख्स नजर आया, पेट भर कर रोटी मिलने का आसार दिखाई दिया तो जवान जज्बे भी उमड़ने लगे। खाने से फारिग होकर मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हारी बाजी आ जाए तो आ जाऊंगा। जुमला खत्म करके मैंने इसकी तरफ देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे लातादाद जुगनू उसकी आंखों में जगमगा उठे हों। फिर मैं एकदम ही वो चमक मान पड़ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में नाचते हुए मोर ने गोया अपने पैर देख लिए हों। इसके लबे किताब के औराक की तरह फड़फड़ाए। क्या ये मुमकिन है कि आप इतनी जल्दी चले जाए? क्यों? इसमें क्या कबाहत है?
मैंने उसके बगले के परों जैसे गोरे हाथों पर नजरों से अस्तकारी करते हुए कहा। हालांकि मैं खुद भी अच्छी तरह जानता था कि इसमें अड़चन कहाँ है। रशीदा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, मर्दों की नजरों को पहचानने लगी थी। इस तजर्बे ने मेरे झूठ को पकड़ा था, नजरों के फर्क से ही तो इसने पहचाना था। इस वक्त भी जब मेरी नजरों को अपने हाथ पर फिसलते गोरी कलाई पर फैले रेशम जैसे सुनहरी रुई में सरसराते पाया तो इसने तपश से महसूस होते हुए अपने हाथ को तहदार चादर में कर लिया। इस हरकत को मैंने भी महसूस कर लिया था और मजबूर होकर रह गया था। इसने शायद मुझे शर्मिंदगी से बचाना चाहा था। जूठे बर्तन उठाकर बोली थी, मैं चाय ला रही हूँ, अभी जाइएगा नहीं। खुद मैं शशोपानी में था कि जाऊं कि नहीं। मैं किसी फैसले पर पहुंचता कि वो कमरे से बाहर चली गई। मैं जिस्म को आराम देने के लिए तकिए पर सर रखकर वहीं चौकी पर लेट गया। इस तरह मैं इसके बारे में सोचना भी चाहता था और इसके हुस्न की भीख से अपने कासाए नजर को भरते रहना भी चाहता था। हिजाब आलूद तबस्सुम। अभी मैं लेटा ही था कि चाय लेकर वो आ गई। खिलाफे तवक्को इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शर्माई शर्माई सी मुस्कुराहट। हिजाब आलूद तबस्सुम, झुकी झुकी नजरों से कयामत बर्पा कर देने वाली मुस्कुराहट। इसने तश्त को मेरे नजदीक रखा और चौकी पर ही बैठते हुए बोली, आप चले जाएंगे? इसके लहजे में हसरत ही हसरत थी, जैसे इसकी दिली तमन्ना हो कि मैं यहीं बैठा रहूं, इसके सागरे हुस्न से जर्रा जर्रा अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहूं। इसे कमरे में आता देखकर मैं उठकर बैठ गया। इंसान की जिंदगी किसी न किसी तरह गुजर ही जाती है। ख्वाह दूसरों को अजर पहुंचाते रहो या मसीहा बनकर इंसानियत के जिस्म से कांटा कांटा चुनते रहो, जिंदगी की शाम हो ही जाती है, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और हम सब मुसाफिर, सबको जाना है। कहते हुए मैंने रशीदा की आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वो दो साफ आंखें ऐसी थीं जैसे मस्जिद का सहन, जहाँ कोई गंद नहीं, सिर्फ अलकोरे लेती हुई पाकीज़गी थी। क्या देख रहे हैं? कप में चाय उंडेलते हुए वो बोली। इसका चेहरा हया की सुर्खी से सज गया। मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया, चाहा कि इसके लाल गुलाबी हाथ को अपने हाथ में ले लूं, क्योंकि वो हाथ जबरदस्त थे और मेरे हाथ मनमानियों पर आमादा थे। दिल ने कहा, हाथों के कटोरे में इसके चेहरे को भर लूं। मैं हाथों की गुलाबियों से जामे उल्फत पीना चाहता था कि रशीदा घबरा कर बेड से नीचे उतर गई। वो उम्र के इस हिस्से में खड़ी थी जब आंखों में ख्वाब और दिल में उमंगे जागती हैं। इसने ये अंदाजा लगा लिया था कि घर अकेला है, कमरे में सिर्फ एक लड़का है और एक लड़की। जब लड़का और लड़की यकजा हो तो हलचल पैदा होना जरूरी है, हलचल जो जिंदगी की नवीद है। मगर तरीका कार गलत हो तो जिंदगी में भूचाल ला देने के लिए काफी है। फिर इसके दिल में भी कश्मकश पैदा हुई होगी और इसका इदराक भी इसे हो चुका होगा और इसके दिल में दुनिया में इनकलाब आ चुका है और इस इनकलाब की वजह मेरी आंखें हैं। इन आंखों में छुपा पैगाम है। ये पैगाम इसकी दुनिया जगमगा भी सकता है और उजाड़ भी सकता है। मगर इस वक्त यकीनन हौसला अफजा ख्यालात ही आ रही होंगे। इसके धड़कन के लिए मेरे नाम की माला जपने लगी होगी। इसका एहसास मुझे इसके चेहरे से हो रहा था। मगर इस वक्त यकीनन हौसला अफजा ख्यालात ही आ रहे होंगे। इसकी धड़कन ने मेरे नाम की माला जपनी शुरू कर दी होगी। इसका एहसास मुझे इसके चेहरे से हो रहा था। इधर मेरे दिल ने भी बगावत कर दी थी। वो कहे जा रहा था कि मैं अपनी हथेली के राखल पर इसका चेहरा रख लूं, ताकि गुदगुदाने के अंदाज में तजस्सुस की उंगलियां इसके एहसास से गुदास हिस्सों में खेलने लगें। लड़कियों की हिस्स मर्दों से बहुत तेज होती है। शायद इसने मेरी नजरों की चुभन को पकड़ लिया था, क्योंकि इसका चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया था। हर अक्स खुद आईना है, क्योंकि हर साया अपनी जुबान बोलता है। उसका चेहरा भी बता रहा था कि उसका दिल बगावत पर आमादा है। ये दिल उसके सीने में सिर्फ धड़क रहा है, मगर उसकी हर धड़कन मेरे नाम की गर्दान कर रही है, जबकि उसे इल्म होगा कि मैं जितना करीब हूँ उतना ही दूर। बाहर आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। गर्मी खूब थी, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे ठंडी चांदनी गुदगुदा रही है और नरम हवाएं जिनमें नामालूम फूलों की बास रची है कुछ कह रही हैं। ये दोपहर की हवा भी बड़ी जालिम होती है, थपक थपक कर सुला देती है या फिर नशा पिलाकर जज्बात भड़का देती है। मुझे भी अपने अंग अंग में अजीब सी सरसराहट, नामालूम सी बेखुदी महसूस हो रही थी। इसका हल क्या हो, मैंने सोचा। फिर इसकी तरफ देखा। वो भी नन्ही बच्ची तो नहीं है। वो दौर गुजरे जमाना गुजर चुका है। बचपन तो खिलौने की तरह टूट जाता है। इसकी उम्र की मुट्ठी से भी वो खिलौने की तरह छूट गया था। नौजवानी की दहलीज भी छोड़ने ही वाली थी। इस दौर को जवानी के टूट कर आने का दौर कहते हैं। लड़ना झगड़ना बचपन की जरूरत है तो ख्वाब देखना जवानी की। वो भी ख्वाब देखा करती होगी, मगर हालात के आसाने ने तमाम ख्वाबों को भगा दिया होगा। मगर इसका चेहरा बता रहा था कि अब वही ख्वाब टूटे पड़े हैं। भूख के वक्त सूखी रोटी भी मजा देती है। अरसे बाद इसके दर्दे दिल पर दस्तक हुई होगी, इसलिए वो मन के दवार खोलने पर 100% आमादा थी, मगर हालात की नजाकत को भी महसूस कर रही थी। कैसे ये हिजरो आतिश पार होगी, इस पर गौर कर रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई और रेखा लदी फंदी दाखिल हुई। इसी वक्त रशीदा को छींक आ गई और रेखा थम गई। इसने गुस्से से रशीदा की तरफ देखा और बोली, कर दी ना बदशुगनी। ऐ लो, मैंने क्या कर दिया? रशीदा ने हैरत से पूछा। अरे बेवकूफ, इधर मैं अंदर आई और उधर तुमने छींक दिया, रेखा बोली।
اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ اس دور میں بھی شگن اور بدشگنی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ رات رہتے مرغے نے بانگ دے دی تو بدشگنی، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بدشگنی، گھر سے نکلتے وقت کالیا مٹکا نظر آ گیا تو بدشگنی، راستے میں ٹوٹا جھاڑو دیکھ لیا تو بدشگنی، بدصورت بڑھیا دکھائی دے گی تو بدشگنی، یعنی قدم قدم پر شگن بدشگنی کا چکر۔ ریکھا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اس کا موڈ بگڑ گیا ہے۔ یہ بات میں نے محسوس کر لی تھی، اس لیے کہا، او بی بی، قدرت سے بڑا کوئی وحید و حکیم نہیں ہے، انسان کے اندر بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ جیسے ہی کسی بیماری کے آثار سر اٹھاتے ہیں، وہ ڈاکٹر جھاڑو لے کر دوڑ پڑتا ہے اور وہ بیماری ناک کے رستے نکل جاتی ہے۔ پرمزہ انداز میں وضاحت کی تو حمیدہ بھی بول پڑی، اسی لیے تو حکم ہے کہ فوراً ہی الحمدللہ کہو۔ ہاں، میں کوئی مسلمان ہوں کیا جو ایسا بولوں گی؟ ریکھا نے منہ بنا کر کہا۔ کہیں بات اور بڑھ نہ جائے، اس خوف سے میں نے جلدی سے کہا، ریکھا پہلے یہ تو دکھاؤ کیا کیا لیا ہے۔ ہاں، اور پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کی دکھتی رگ کو میں نے چھیڑا۔ وہ لالچی لڑکی فوراً خاموش ہو کر میری طرف بڑھی۔ چلو کمرے میں چل کر دکھاتی ہوں، اس نے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بھی ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا، یہ نیلی ساڑی مجھ پر خوب کھلے گی، ہے نا؟ ٹھہرو، میں ابھی پہن کر دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنی ساڑی کی چنٹیں کھولنا شروع ہی کی تھی کہ میری ہوا سرک گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، ارے دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آتا، وہ دونوں عورتیں بھی جانتی ہیں کہ میں اپنے پتی کے ساتھ ہوں، اندر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ بے شرمی سے ہنستے ہوئے بولی اور ساڑی کو بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری رگوں میں لاوا سا ابلنے لگا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمنے اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، پر باہر والے دروازے پر کسی نے زبردست چوٹ لگائی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے لات ماری ہو۔ میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا تھا کہ دوسری بار چوٹ پڑی اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ابو میاں کئی دوسرے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا تھا، سب کے ہاتھ میں استرے تھے۔ میں نے ایک نظر ابو میاں پر ڈالی، پھر اس کے ساتھیوں پر۔ وہ سب اپنے اپنے ہاتھوں میں استرا پکڑے ہوئے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے رشیدہ اور حمیدہ کو کمرے میں چلے جانے کا اشارہ کیا، مگر ان پر تو سختہ طاری تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جم گئی تھیں، جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہوں۔ ادھر سے نظریں موڑ کر میں نے ابو میاں پر نظر ڈالی۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی تغیو بے نیام بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کی مار کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کا مجھے اندازہ تھا۔ ان کے وار سے بچنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، اور آنگن اتنا چھوٹا تھا کہ میں زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتا تھا، بآسانی گر جاتا۔ پھر یہاں عورتیں تھیں، ہاتھ پیر چلتا تو خون بھی بہتا، اور جب خون بہتا تو عورتیں چیختی اور میرا دھیان ہٹتا، اس لیے فرار کی راہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یوں بھی باہر دکانیں تھیں، بھیڑ بھاڑ تھی۔ وہ کتنے ہی بہادر تھے، مگر بھیڑ بھری سڑک پر مجھے گھیرنے کی غلطی نہیں کرتے۔ مگر وہ تینوں تو دیواریں چین بنے کھڑے تھے، انہیں ہٹائے بنا باہر نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور نہایت دھیمے لہجے میں کہا، کیوں ابو میاں، مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ خود پر بھروسہ نہیں اس لیے اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لائے ہو؟ تمہیں خود پر بہت ناز ہے نا، اس لیے ان کو لایا ہوں۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو میں یقیناً اکیلا آتا، اس نے کہا اور ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لینا، پھر اپنے پیروں پر چل کر نہیں جا سکو گے۔ مجھ میں کتنا دم ہے یہ تو ابھی احساس ہو جائے گا، مگر میرے اس سوال کا جواب کون دے گا کہ تمہاری پیدائش میں شیطان کا کتنا عمل دخل ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ مذاکرات کے لیے آیا ہو۔ میں مجسمے شیطان ہوں، اس لیے لوگ میرا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، پناہ۔ مگر اس دن تو تم مجھ سے پناہ مانگ رہے تھے، اسی لیے تو میں تمہاری ہستی مٹانے آیا ہوں، اس نے اس طرح لہرا کر کہا۔ اب تو اپنی سوچ۔ کہتے ہوئے میں نے قدم بڑھایا۔ مجھے یقین تھا مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر ابو میاں بھی آگے بڑھے گا اور میں ہائی جمپ لگا دوں گا، اس کے سر پر سے اڑتا ہوا باہر نکل جاؤں گا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اسے اپنی جگہ استعداد دیکھ کر میں نے ایک اور دوسری کوشش کی، اپنے جسم کو سکھیڑ کر لمبی چھلانگ لگائی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ سمجھیں گے کہ میں ان پر گرنے والا ہوں تو وہ سامنے سے ہٹ جائیں گے اور مجھے باہر نکلنے کا رستہ مل جائے گا، مگر میرا یہ اندازہ بھی غلط نکلا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور میں ان کی ثابت قدمی کا نشانہ بن گیا۔ ابو میاں نے ہاتھ اونچا کر کے استرا چلا دیا تھا، استرے کی دھار میرے سینے سے ٹکرائی، شرٹ کٹی، سینے پر خراش آئی اور خراش سے بھی بل بل خون نکلنے لگا۔ اس استرے پر پھول رہے ہو کہہ کر میں نے ہوا میں دوبارہ اچھال بھری اور صرف داہنی ٹانگ سے فلائنگ کک اس کے سینے پر ماری۔ وہ الٹ کر اپنے ساتھیوں پر گرا۔ میں نے انہیں موقع دینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی زخمی ٹانگ سے سامنے پڑے اسٹول کو ہوا میں اچھال دیا۔ اسٹول ہوا میں اڑتا ہوا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے اس کے ساتھی کے سر سے ٹکرایا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر سے خون نکلنے لگا تھا، میری زخمی ٹانگ نے کمال کر دکھایا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں استرے پر نہیں اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک اٹھ کر میری طرف بڑھا، میں نے اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے زور میں ہی آگے کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ تبھی ابو میاں میری طرف لپکا۔
मैंने उसे रोकने के लिए झटके से अपनी टांग को सीधा कर दिया। वो उलझकर गिर पड़ा। तभी दोबारा मैं झुक गया क्योंकि मैंने अपने पीछे से वार करने वाले का साया देख लिया था। वो उस तरह सीधा करके मेरी तरफ लपका था। उस हालत में मेरी जरा सी गफलत मुझे दोबारा जख्मी कर सकती थी, और अगर वो उस तरह मेरी गर्दन पर पड़ता तो मैं मुल्क के अदीम भी रवाना हो सकता था। इसलिए मैं किसी सांप की तरह पलटा था और अपने पैर को देखकर आगे बढ़ा था। वो अपने जोर में मेरे पैरों से टकराया था और आधे जिस्म से झूल गया था। मैं फौरन ही अपने घूंसे को काम में लाया था। नतीजतन पीछे की जानब उलट गया था वो। मैंने उसे दोनों हाथों पर रोका और सर से इसके नाक पर वार किया। वो अपनी नाक पकड़कर बैठ गया। तभी उसके साथी ने स्टूल से मेरी पीठ पर जरब लगाई। चोट खाकर मैं जमीन पर गिरा था, मगर गिरते ही फुर्ती से उठ गया था और उठते ही मैंने घूंसा चला दिया था। मेरा घूंसा अबू मियाँ के घुटने पर पड़ा था। वो खड़े खड़े बैठ गया था। उस कलील वफके का फायदा अबू मियाँ के साथी ने उठाया था। उसने मेरी पीठ पर उस तरह मारा था। सूरज की रोशनी मेरे अकब में थी, इसलिए इसका ये साया मैं देख नहीं पाया था। अगर ना देखता तो बुरी तरह जख्मी हो जाता। साए को हिलते देखकर मैंने कलाबाजी खाई थी और लड़खड़ाता हुआ काफी दूर आ गया था। फिर भी उस तरह पीठ से मिस हो गया था। मेरे पीछे अबू मियाँ लपका था और मैंने लेटे लेटे ला चला दी जो उस घुटने पर लगी जहाँ घूंसा लगा था। वो फिर पहले की तरह गद्दे जमीन पर बैठ गया था।